अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ला के तुम दसना, ठीक है? क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी, सब ठीक ठाक है? अभी तक तो मेरे हाल से बच्चा पार्टी आया ही नहीं है, अकेले ही बातें करी जा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? ये वो ट्यून है जिसमें मैं अपने बच्चों को सुलाता हूँ गोदी में उठा के। तुझसे भी सुनो, जब तक नहीं आते स्टूडेंट। मेरा CSS एक्सपीरियंस, हाँ 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 हाँ, क्या पूछ लिया आपने? व्हाट अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। CSS experience was not very much मज़े का। बस सिर खपा खपा के इसी तरह बस दीवार पकड़ी या पिलर पकड़ के उसको टकरे मारते रहो, और कुछ इसी तरह का सीन होता। जिन जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो लोग शर्म करें और स्ट्रीम शेयर कर दें। हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं और फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हमने 2-3 सेशन पढ़ाए हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल से हमारी वो जो टीचर है पब्लिक एड की, शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर सेशंस, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी मीर साहब, प्रोसीजर याद है? सलाम। चलो जी, ठीक हो गया, बड़ी नहीं बात। मैं को तजर्बा करना है। नकाश साहब हाथ थोला रखें और आप फिर वही हरकतें छोड़ दें जो आप पहले करते होते हैं। काशिफ मैंने 2014 में क्वालिफाई किया था, उससे पहले 2013 में भी अपीयर हुआ था, 2012 में भी हुआ था। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट बॉडी ऑफ द ऐसे। हम लोग पहले 3 लेक्चर्स ले चुके हैं, एसेंशियल्स ऑफ एन ऐसे के ऊपर, टॉपिक सिलेक्शन एंड आउटलाइन मेकिंग के ऊपर, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ऊपर। आज हमारा लेक्चर है बॉडी ऑफ द ऐसे के ऊपर, और नेक्स्ट वीक मंडे को हमारा लेक्चर होगा लास्ट इस ऐसे के हवाले से, दैट विल बी अबाउट कंक्लूडिंग पैराग्राफ। हाँ, ये एक फैसला किया है कि चूंकि मैंने जुम्मे को लाहौर जाना होता है, सो जुम्मे वाली क्लास नहीं होगी। हफ्ते को मैं बड़ी वो हैक्टिक रूटीन होती है, हफ्ते को भी कोई क्लास नहीं, संडे को भी कोई क्लास नहीं, मंडे और वेंसडे को सिर्फ क्लास हुआ करेगी, बोथ फॉर ऐसे एंड फॉर करंट अफेयर्स। अच्छा,
लेक्चर 4 है जी, बॉडी ऑफ द ऐसे किधर गई है, ये आ गई। बॉडी ऑफ द ऐसे में बेसिक कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, पैराग्राफिंग के कुछ असूल हैं, कुछ जेनेरिक डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। मेरी कोशिश होती है मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूज ना करूं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ में ना लेके जाऊं, जितना इजी गोइंग इसको रखें, जितना लॉजिकल और अंडरस्टैंडेबल रखें उतना ही बेहतर है। जितना इसको आप लेके जाएंगे ना कम्प्लेक्सिटीज़ में और इसकी डेप्थ में जाएंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो उन चीज़ों को बेहतर है मिट्टी पा दो ना थे। अच्छा, आज मैं ट्रैवल करके आया हूँ इसलिए थका हुआ हूँ। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि ऐसे में यू हैव टू कीप सब्जेक्टिविटी टू अ मिनिमम लेवल, बल्कि इन माय ओपिनियन देयर शुड बी नो सब्जेक्टिविटी। जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, एक तो वो हमेशा आप थर्ड पर्सन में लिखते हो, मतलब यू डोंट यूज आई, वी, अस, यू, योरसेल्फ, ये टर्म्स आप यूज नहीं करते। आप ही, शी, इट, दे, देमसेल्व्स, वन, वंस, इस तरह के आप टर्म्स यूज करते हो। तो आपने एक तो ये ज़हन में रखना है, सब्जेक्टिविटी नहीं लेके आनी कहीं पर भी। अब सब्जेक्टिविटी आती कैसे है, बड़ी मजे की बात है। हम लोग समझते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो एक जर्नल बात है, जर्नल परसेप्शन है, नॉन फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, रियलिटी है, इसलिए हम उसे कंसीडर ही थर्ड पर्सन में कर रहे होते हैं। जबकि वो नॉन रियलिटी और ट्रूथ उस वक्त एक्सेप्ट होगा जब उसके साथ कोई रेफरेंस मौजूद होगा। आपकी अकेले की बात कर देना या मेरी अकेले की कोई बात कर देना विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी फैक्ट्स और फिगर्स अटैच्ड विद इट, दैट इज अ सब्जेक्टिव एनालिसिस, दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिविटी कहां पे आती है, जहां पे आप अपना एनालिसिस प्रेजेंट करके साथ में कोई ना कोई सर्वे रिपोर्ट, कोई रेफरेंस, कोई कोट, कोई कुछ भी इस तरह का ऐड कर देते हो। सो ये दोनों चीजें आपने ज़हन में रखनी है। फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करना, और थर्ड पर्सन में भी जहां पे भी आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जहां पे भी कोई बात करनी है, उनको हमेशा रेफरेंस साथ देना है। अब पैराग्राफिंग के असूल क्या है, पैराग्राफ किस तरह शुरू होगा और किस तरह एंड होगा, वो असूल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस होगा। ओपनिंग सेंटेंस के लिए वही असूल है जो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के पहले सेंटेंस के लिए असूल है। यू हैव टू डायरेक्टली टॉक अबाउट दैट मेन आर्गुमेंट, जिस आर्गुमेंट को भी आप एक्सपैंड करने जा रहे हो, आप उसी से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, पर्टेनिंग टू अ रीजन, जिसके पीछे आप कोई लॉजिक, कोई रीजन जिसके साथ अटैच करना चाहेंगे। फिर उसके बाद आप उस पहले सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इट, मतलब वो पूरा जो आर्गुमेंट आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो उस आर्गुमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करो, फिर उसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा, एविडेंस आएगा। जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दी उसके रिलेटेड आपके पास प्रूफ क्या है, क्या आप वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं या कहीं किसी बुक से आपने रेफरेंस देना है, किसी ऑथर की बात करनी है, किसी सर्वे रिपोर्ट देनी है, कि गवर्नमेंट का डाटा देना है, क्या देना है जो उस रीजन के पीछे लॉजिक लेके आएगा। और फिर आप उस एविडेंस की एक्सप्लेनेशन करेंगे। मतलब उस सिर्फ एविडेंस दे देना काफी नहीं होता, आपने इवन लेट से आपने कोई कोटेशन दे दी है अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसको एंडोर्स करने के लिए, सिर्फ वो कोटेशन दे देना काफी नहीं होता। यू हैव टू रिलेट बोथ द क्वेश्चन, द कोटेशन एंड योर आर्गुमेंट, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। पहले आपकी सेंटेंस होगा इंट्रोडक्टरी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, फिर एविडेंस होगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ये चार तो कंपल्सरी चीजें हैं। इसके बाद समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई और एविडेंस भी मौजूद होता है कि इसी तरह फलाने ऑथर ने भी ये कहा था, इसी तरह फलाने गवर्नमेंट का सेक्टर ये हमें फैक्ट एंड फिगर देता है। इसको बोलते हैं, आप ये कह सकते हो एविडेंस 2 या एविडेंस बी। अगर ये भी है तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपका वो पैराग्राफ मुकम्मल हो गया, जस्ट उसका कंक्लूजन बाकी रह गया। कंक्लूजन क्या होगा,
आपने जो ओपनिंग सेंटेंस दिया था, मैंने उसके साथ एक टर्म यूज की थी पर्टेनिंग टू रीजन, उसके साथ कोई एक रीजन थी क्यों आप वो बात करना चाह रहे हो। यहां पे आप उस रीजन का निचोड़ निकालेंगे कंक्लूजन में, यानी कि उसी पैराग्राफ को पहले आपने डायरेक्टली हिट किया आर्गुमेंट को, उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसका रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस को एक्सप्लेन कर दिया और फिर कंक्लूड करना उसको। ये बताना है कि कैसे ये सारी बातें आपके उस मेन आर्गुमेंट को, जो पिलर ऑफ द एसे के नीचे आपने आर्गुमेंट दिया हुआ था, जो मेन पॉइंट आपने दिया हुआ था, कैसे उस स्टांस को ये एक्सप्लेन करती हैं। दैट इज प्रिंसिपल फॉर ऑलमोस्ट एवरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद से जो पैराग्राफिंग शुरू होती है और आखिरी कंक्लूडिंग पैराग्राफ से पहले तक के जितने भी पैराग्राफ हैं, ये पूरा बॉडी ऑफ द एसे कहलाता है और थ्रू आउट इसी तरह आप लेकर चलेंगे। बीच में कहीं पर कनेक्टिंग पैराग्राफ्स आपने यूज करने होते हैं। जब आप एक पिलर से दूसरे पिलर पे शिफ्ट हो रहे होते हैं, एक आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट पे शिफ्ट होने के लिए यू हैव टू यूज कनेक्टर्स, फर्दर, मोर ओवर, इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक पिलर से, यानी कि आपने किसी चीज की कॉजेज दी, आप उसके आप इंपैक्ट्स की बात करने लगे हो, तो उसमें शिफ्ट होने के लिए आप बीच में कनेक्टिंग पैराग्राफ यूज करेंगे कि प्रीवियसली ये चीजें डिस्कस हुई हैं, नेक्स्ट अब आगे जाके ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। ये बॉडी ऑफ द एसे में पैराग्राफिंग का ये प्रिंसिपल है। उसमें 5 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इन 5 चीजों की समझ आ गई पैराग्राफिंग कैसे होगी। यहां तक समझ आ गई है? एक एक कमेंट कर दें, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो लोग शेयर कर दें स्ट्रीम को, या अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं तो कर दीजिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमेशा ज़हन में रखिए कि यू हैव टू बी वेयर ऑफ ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स, जर्नलाइजेशंस। मैंने पिछले वीक में जब ऐसे इवेल्युएट किए तो उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स जर्नलाइज्ड होती थी। जर्नलाइज स्टेटमेंट कौन सी होती है? जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप लिख रहे हो, बॉडी ऑफ द एसे लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, उसमें आप कुछ भी ऐसे बात कर देते हो, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट, आगे कोई भी आप बात कर देते हो जो आपके लिए तो वेल नोन हो सकती है, बट विदाउट एनी रेफरेंस वो वेल नोन नहीं कंसिडर की जाएगी। या आप ये कह देते हो रिसर्च हैज शोन दैट, या ह्यूमन नेचर इज लाइक दिस, या साइकोलॉजी सेज दैट, इस तरह की कोई बात कर देते हो, लेकिन उसके साथ कोई रेफरेंस नहीं देते, कोई एविडेंस नहीं देते, तो वो जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट कंसिडर की जाएगी। या आप इस तरह की टर्म्स भी देते हो जी, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एंड दीज प्रॉब्लम्स आर कॉजिंग वेरियस impacts on its outcome और performance। अब ये जो आपने स्टेटमेंट दी है ये वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट है। There are many problems, कौन कौन सी हैं you don't know, you're not discussing कि कौन कौन सी हैं, बस लिख दिया कि many problems। इस तरह की टर्म्स, इस तरह की चीजें आपने डिस्कस नहीं करनी। जो एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग होता है, जो मेच्योर पीस ऑफ राइटिंग होता है, उसमें आप इस तरह की जनरलाइजेशंस अवॉइड करते हो। यू ऑलवेज प्रेजेंट द एविडेंस। विदाउट एविडेंस जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कंसिडर की जाएगी। फिर हमेशा ज़हन में रखिए कि योर एसे हैज टू बी इन कंटिन्यूअस प्रोज। कंटिन्यूअस प्रोज से क्या मुराद होता है? एक पैराग्राफ खत्म हुआ तो दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, तीसरा खत्म चौथा शुरू, चौथा खत्म पांचवा शुरू। देयर आर नो हेडिंग्स, देयर आर नो सब हेडिंग्स, देयर आर नो बुलेट्स, देयर आर नो पॉइंट्स, कुछ भी नहीं होता। पिलर ऑफ द एसे के बाद आपका जहां से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुरू हुआ, वहां से लेकर कंक्लूडिंग पैराग्राफ के आखिरी लफ्ज तक सिर्फ पैराग्राफिंग होगी। पैराग्राफिंग के अलावा कुछ भी उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं आप करेंगे। फिर पैराग्राफ्स का ये असूल है, यू हैव टू मेक वन मेजर पॉइंट पर पैराग्राफ इन द मेन बॉडी ऑफ द एसे। आपने फॉर एग्जाम्पल 4 पिलर्स टोटल बनाए हैं
और उन 4 पिलर्स के नीचे, हर पिलर के नीचे 4-4 आर्गुमेंट्स हैं। व्हाट डज दैट मीन कि आपके टोटल 16 आर्गुमेंट्स बनेंगे। ठीक है, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, हर पिलर के 4-4 आर्गुमेंट्स। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को छोड़ के, कंक्लूडिंग पैराग्राफ को छोड़ के, और वो जो 4 पिलर्स थे उनके 3 कनेक्टर्स आपके बनेंगे। हर एक पिलर खत्म होने के बाद दूसरा पिलर स्टार्ट होने के बीच में कनेक्टिंग पैराग्राफ है। 3 वो पैराग्राफ प्लस 16 आपके जो आर्गुमेंट्स हैं, टोटल 19 पैराग्राफ आपके ऐसे में होंगे। जब आप एक नया आर्गुमेंट स्टार्ट करेंगे, यू मूव टू अनदर पॉइंट, यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ एज वेल। ना ही आप मल्टीपल आइडियाज को एक पैराग्राफ में मर्ज करेंगे, और ना ही आप एक आर्गुमेंट को मल्टीपल पैराग्राफ्स में एक्सपेंड करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये असूल ज़हन में रखिए, 1 आर्गुमेंट इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ, दैट्स इट। उसके 2 पैराग्राफ्स नहीं हो सकते एक आर्गुमेंट के, ना ही 2 आर्गुमेंट्स एक पैराग्राफ में मर्ज आपने करने हैं। इसका फायदा ये होता है कि पेपर चेकर को, लेट्स से उसको आपका आर्गुमेंट नंबर 6 पसंद आया, ठीक है कि यार इसने ये बड़ी कोई लॉजिकल बड़ी प्यारी बात की हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को छोड़ के 6 पैराग्राफ छठे पैराग्राफ पे चला जाएगा। यार मैं देखूं इसमें इसने क्या बात की है। ये आउटलाइन बनाने का और अगले को गाइड करने का ये फायदा होता है। अगर आपने उस पैटर्न को फॉलो नहीं करना, एक आर्गुमेंट के जो सीक्वेंस से आपने अपनी वो नहीं देनी, खब्बी आप पढ़ कर ये की होता है देना, मरने वाले हो, पैसे आने वाले हैं या नुकसान होने वाला है। अच्छा, तो वो पैराग्राफिंग का ये असूल आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद मैं साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन एंड पे करें नताशा बच्चे। हमेशा याद रखिए कि समटाइम्स, रेयरली आप एक डेफिनेट ओपिनियन या वर्डिक्ट किसी टॉपिक के बारे में दे सकते हैं। मतलब कोई टॉपिक ऐसा आ गया कि फॉर एग्जांपल टॉपिक है इज इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस, तो ऑब्वियसली एक आपने वर्डिक्ट देना है, यस इट इज अ रिलीजन ऑफ पीस, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द टॉपिक। ठीक है, यहां पे आप दे सकते हो। या ये टॉपिक आता है इज डेमोक्रेसी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, तो अभी तक चूंकि हमारे पास अल्टरनेटिव्स नहीं है, उससे कोई बेहतर निजाम मौजूद नहीं है, कुछ इस तरह के हमारे पास एविडेंसेस इतने नहीं है कि हम पूरा ऐसे लिख सकें, तो हम उसके साथ भी वर्डिक्ट देंगे, अग्री करेंगे। लेकिन यू हैव टू, योर एम शुड बी टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड आर्गुमेंट। अगर बैलेंस्ड आर्गुमेंट वाला कोई टॉपिक आता है, यू कैन इंडिकेट योर अवेयरनेस ऑफ एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द इशू, जहां कहीं पे भी पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें फ्यूचर की प्रेडिक्शन के बारे में बात होती है कि क्या डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी, या क्या अमेरिका और चाइना जंग की तरफ जा रहे हैं, या टॉपिक हो सकता है फ्यूचर क्या है डेमोक्रेसी का पाकिस्तान के अंदर, इस तरह का कोई टॉपिक है। इसमें ऑब्वियसली 2 राय हो सकती हैं, 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस एक ही इशू के। तो इसमें आप क्या करेंगे, यू हैव टू अडॉप्ट अ क्रिटिकल अप्रोच। और क्रिटिकल अप्रोच क्या होती है कि यू टेक वन साइड और 80% ऑफ योर ऐसे विल प्रूव दैट साइड, लेकिन 20% ऑफ योर ऐसे विल प्रेजेंट अदर साइड्स आर्गुमेंट्स एज वेल, कि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी एग्जिस्ट करता है जो इस चीज के बारे में ये सोचता है, ताकि पेपर चेकर को पता चल जाए, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर सोसाइटी रिलेटेड, दे आर सोशल फिनोमिनास, और सोशल फिनोमिनास में नथिंग इज कंक्रीट, एवरीथिंग इज क्या उसे कहते हैं, प्रोन टू चेंज, कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है। सो यू हैव टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड आर्गुमेंट। और बैलेंस्ड आर्गुमेंट करने का तरीकाकार ये नहीं होता कि 50-50 अप्रोच आप अपनाएं, बल्कि ये तरीकाकार होता है अपनी एक साइड लें, उसको प्रूव करें उस 80% आर्गुमेंट्स में, और 20% आर्गुमेंट्स में दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को भी आप प्रेजेंट कर दें। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ऐसे में कोटेशंस कितनी होनी चाहिए। मेरे राय के मुताबिक ऐसे शुड हैव
कस्टमरीली सम कोटेशंस। कस्टमरीली से मुराद ये है एक दो पेजेस के बाद एक आध कोटेशन आ जाना, वो चल जाता है। हर पेज में हर दूसरे पैराग्राफ में कोटेशन देना मत ऐसा कीजिए। यूज देम स्पेरिंगली, कभी कभी कहीं कहीं पे, और सिर्फ तब यूज कीजिए व्हेन दे इलस्ट्रेट अ पॉइंट वेरी वेल, जब आपके आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए वो बड़ी ही ऑथेंटिक कोटेशन है। डोंट कोट अ कोटेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोटेशन। क्या आपने पास कोटेशन आती है तो वो लगानी है, ये काम मत कीजिए। और कोटेशन को कोट करने का तरीकाकार क्या है तो मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से ये आपके पास है, ये आपके पास है पेज, ठीक है। अब आपने, मैं यहां पे लिखता हूं, ये सारे आपके आर्गुमेंट्स हैं। आपने यहां से बात शुरू की इस जगह से, ठीक है, इसको लेकर चले, इधर चलते रहे, इधर चलते रहे, आपने अपना वो डायरेक्टली हिट भी कर दिया टॉपिक को और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आप एविडेंस देना चाह रहे हो, यहां से आपकी कोटेशन शुरू होगी, फलाने बंदे ने कहा, यहां पे कोटेशन शुरू हुई, इसी के साथ ही कंटिन्यूटी में साथ में आपने इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दिए, यहां से कोटेशन चलेगी, यहां पे चल रही है, ठीक है, और यहां पे आके कोटेशन खत्म हो गई है। तो आपने इसको इसी तरह कंटिन्यूटी में लिखना है, बीच में कोई गैप नहीं देना, कोई स्पेस नहीं देनी, और इसके बाद अगेन यू हैव टू रिलेट दिस थिंग विद योर मेन आर्गुमेंट, ताकि उसको आप नीचे कंक्लूड कर सकें। तो ये इसी तरह कंटिन्यूटी में पैराग्राफ चलता रहेगा और इस तरह यहां पे एंड हो जाएगा। ये फॉर्मेट हो सकता है। अब इसमें मैं रीजन ये क्यों कह रहा हूं, अक्सर स्टूडेंट्स अपनी आर्गुमेंट स्टार्ट कोटेशन से करते हैं, जिसके साथ मैं एग्री नहीं करता। क्यों? जब आप कोटेशन से बात शुरू कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप किसी दूसरे बंदे की बात को लेकर एक्सप्लेन करके अपनी बात को उसके एंडोर्समेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि आपको इसका उल्ट करना चाहिए। एक मिनट रुके, चार्जर उतर गया है। आपको अपना आर्गुमेंट पहले प्रेजेंट करना चाहिए और फिर उसके बाद दूसरे की बात वहां पे लानी चाहिए, जो आपका राइटर है, ऑथर है, कोई भी जिसकी आप कोटेशन देना चाहते हो, उसकी बात लानी चाहिए, ये बताने के लिए कि ये मेरे आर्गुमेंट को पुश कर रहा है, ये मेरे आर्गुमेंट को एंडोर्स कर रहा है, ये मेरे आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है। सो कभी भी कोटेशन से अपनी बात शुरू मत कीजिए, कोटेशन मिड में इस्तेमाल कीजिए एज अ एविडेंस। इसके बाद कोशिश कीजिए कि आप स्पीच एब्रीवेशंस ना यूज करें, जैसे कैन नॉट पूरा लिखें, कांट ना यूज करें, डू नॉट पूरा लिखें, वुड नॉट पूरा लिखें, शुड नॉट पूरा लिखें, ये सारे वर्ड्स आप पूरे लिखें। और ये जो होते हैं ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस का यूएन आप लिखते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कुछ इस तरह का ओआईसी, या जो भी आप एशियन डेवलपमेंट बैंक का एडीबी है, इनका असूल ज़हन में रखिए। जब आप इनको फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, पहली दफा जब आप ये वर्ड लिख रहे हैं, देन यू हैव टू राइट फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ चाहे आप आउटलाइन में यूज कर रहे हो या जहां पे भी, उसके साथ ब्रैकेट में आप एडीबी लिख देंगे। फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स जहां पे भी पूरे ऐसे में आपको उसका तज़किरा करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप सिर्फ एडीबी लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका मतलब होगा कि वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की आप बात कर रहे हैं। फिर एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अपनाइए, जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अवॉइड कीजिए। मैं अक्सर इस चीज पे मुझे हैरानगी होती है कि हमें इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कहा जाता है जी डॉन न्यूज पढ़ो। मतलब हाउ कैन एकेडमिक इंग्लिश बी इंप्रूव्ड फ्रॉम जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग? जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग हमेशा मोस्टली, हमेशा तो नहीं कह सकते, मोस्टली एक्साइटिंग होता है, सेंसेशनलिज्म उसमें होता है, उसमें उन्होंने अपने रीडर, अपनी वो रीडरशिप बढ़ानी होती है, वो उस तरह यूज करते हैं, उसमें वो अपनी जाती राय की भी बात करते हैं, लाजमी नहीं वो एविडेंस और रेफरेंस के साथ हमेशा बात कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, जर्नलिस्टिक स्टाइल नहीं। आपने स्लैंग अवॉइड करने हैं, आपने
ये जो नॉर्मली चैट में आप लोग लैंग्वेज यूज करते हैं इसको अवॉइड करें। आपस में एक दूसरे के साथ चैट भी जब आप इंग्लिश में कर रहे होते हैं तो यू पूरा लिखा करें, YOU। हाली वो यू अल्फाबेट मत यूज किया करें, फिर आपको पेपर में भी वो खाली यू ही लिखने की आदत पड़ेगी, जो कि ठीक नहीं है। फिर आपकी पैराग्राफिंग सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल से क्या मुराद है मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से ये आपका पेज है, ये जितना मैंने लाइन लगाई हुई है, ये जो डब्बा बना हुआ है ना, यहां से यहां तक और यहां तक, ये आपका पेज है जिसके ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। अब सिमेट्री एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है और एक वर्टिकल सिमेट्री होती है। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री से मुराद ये है कि ये जो अलाइनमेंट है ये एक लाइन में आने चाहिए सारे, ठीक है। कहीं पे ये ना हो कि यहां पे आप लिखते 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 कूची मुची मार दी है, कहीं पे ये हो कि आपने यहीं पे वर्ड खत्म कर दिया और अगली लाइन शुरू कर दी है। ये काम नहीं करना, बराबरी में उनको लेके आए। थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो जाता है, उसकी खैर ही है, आप कंप्यूटर तो है नहीं, तो ये आपने जेहन में रखना है। पहली बात, ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। अब वर्टिकल सिमेट्री क्या होती है कि आप कोशिश कीजिए कि एक पैराग्राफ में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस यूज की हैं, ठीक है। तो आप इसी के राउंड अबाउट अपनी पैराग्राफिंग रखें। 9 यूज कर लें, 10 लाइनें यूज कर लें, 7 लाइनें यूज कर लें, इसी के राउंड अबाउट रखें। ये नहीं कि एक पैराग्राफ आपका 15 लाइनों पे है, दूसरा पैराग्राफ आपका 6 लाइनों पे है, तीसरा पैराग्राफ 20 पे चला गया, चौथा 10 पे आ गया। इस चीज ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन की खूबसूरती के लिए जस्ट कोशिश कीजिए कि आप इस चीज को प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपके ओवरऑल बॉडी ऑफ द एसे में रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज नहीं होना चाहिए। ये इस चीज के ऊपर मैं बड़ा फोकस करता हूं, बिकॉज ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहती अगर आइडियाज बार बार रिपीट हो रहे हो या आपकी वर्डिंग्स बार बार रिपीट हो रही हो। मैंने एक फाइल शेयर की थी 96 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स की, वो फाइल आप ले लें और उसमें मजीद अपनी तरफ से भी वर्ड्स ऐड करते रहें। जो भी कॉमनली यूज्ड आप अपनी राइट अप में यूज करते हैं उन वर्ड्स को लिखें और फिर उनके अल्टरनेटिव्स भी उसके सामने लिखें और फिर उनको प्रैक्टिस करें। वर्ड्स और आइडियाज को आपने रिपीट नहीं करना। आपका राइट अप स्मूथ और कम्युनिकेटिव होना चाहिए, मतलब चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो और उनमें एक सेंट्रल आइडिया नजर आ रहा हो। प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करना है आपने थ्रू आउट ऐसे कि पेपर चेकर ने आपसे पूछा क्या था, मेन उसका फोकस क्या था और आपका कितने परसेंट ऐसे सिर्फ उस एक आर्गुमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है और कितने परसेंट चीजें हैं जो उसके सपोर्टिव आर्गुमेंट्स हैं। हमेशा मेन थीम के ऊपर ज्यादा बात होनी चाहिए 70-80%, और जो उसके सपोर्टिव आर्गुमेंट्स हैं वो 20-30% आपको देने चाहिए। कभी भी मेन आर्गुमेंट से आपने डेविएट नहीं होना। लेंथ के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, पहले नंबर पे तो ये ज़हन में रखिए कि इतनी लेंथ होनी चाहिए कि एडिक्वेटली आप टॉपिक को एड्रेस कर लें, पहले बात। दूसरे नंबर पे ये ज़हन में रखिए क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। और तीसरे नंबर पे ये ज़हन में रखिए, इसका ये मतलब ही हरगिज नहीं है कि क्वांटिटी पे आपने फोकस नहीं करना, क्वांटिटी स्टिल मैटर्स। सो इन माय ओपिनियन 2200-2300 इसके राउंड अबाउट अगर आप वर्ड्स लिखते हैं 2500 तक, यानी कि 2200 मिनिमम है, 2500 मैक्सिमम है, इसके बीच में आप अपनी लेंथ रखिए और इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पिछले वीक मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए थे, 9 या 10 स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक की भी लेंथ पूरी नहीं थी, ऐसे की लेंथ 3 घंटे में उनको। और वो कहते हैं कि सर अभी हमने लिखा है तो हमें आइडिया हुआ है कि हम 3 घंटे में कितना लिख सकते हैं, हालांकि हमने अपनी तरफ से बड़ा जल्दी किया है। 1600-1700 के राउंड अबाउट उनके वर्ड्स थे, जो कि शॉर्ट ऐसे है, इतना नहीं होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और पेपर चेकर के पास कोई मशीन नहीं होती जिससे वो गिनता है, वो जर्नल एक परसेप्शन होती है। कैसे आपके किसी भी एक पेज के वो पहली लाइन को काउंट करेगा, उसमें आपने कितने वर्ड्स यूज किए हुए, टोटल लाइंस काउंट कर लेगा, उससे मल्टीप्लाई कर लेगा और टोटल आपने जितने पेजेस दिए हुए हैं वो ओवरऑल जो एक पेज का रिजल्ट मिला था उसको उन पेजेस से मल्टीप्लाई कर लेगा, उसको रिजल्ट मिल जाएगा। उससे 20 40 50 ऊपर नीचे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन रफली ये उतने ही होंगे।
आपके आइडियाज में फ्लो होना चाहिए। इडियम्स आप यूज कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स यूज कर सकते हैं, कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं, जितना खूबसूरत उसको बना सकते हैं खूबसूरत बनाइए। और ये भी ज़हन में रखिए आपकी राइटिंग बड़ी मैटर करती है। ये जो पुराने बुजुर्ग बाबे होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, इनके लिए खूबसूरत लिखी हुई चीज ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, बजाय इसके कि उसको फोकस करके ऐसे गौर से देखना पड़े कि ये इसने बात क्या कही हुई है। सो जल्दी में आप अपने राइट अप के ऊपर भी कंप्रोमाइज ना कीजिए। और हमेशा जो एकेडमिक राइट अप होता है, इसका जो तासुर है वो ये है कि इट शुड हैव इन्फ्लुएंस फ्रॉम मल्टीपल फील्ड्स ऑफ लाइफ। साइंस से भी आप कोई आर्गुमेंट ले सकते हो, आप लिटरेचर से ले सकते हो, फिलोसफी से ले सकते हो, रिलीजन से ले सकते हो। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज से आपके जो है ना वो रेफरेंसेस होने चाहिए, ताकि आप उसको एक बैलेंस्ड तरीके से बात प्रेजेंट कर सको। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं बॉडी ऑफ द एसे से रिलेटेड। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। Any questions? क्या एडेंटेशन एसेंशियल है बॉडी पैराग्राफ्स में? कर लें तो ठीक है, खूबसूरती के लिए। ट्रांजिशन अमंग पिलर्स बाय एन एग्जांपल, जस्ट सिंपल आपने ये स्टेट करना है, द प्रीवियस पैराग्राफ्स हैव बीन डिस्कसिंग दिस, द अपकमिंग पैराग्राफ्स विल बी फोकसिंग अपॉन दिस। इस तरह का आप लिख सकते हैं। जी बच्चे, आप मुझे ऐसे चेक करवा सकते हैं, मैं चेक करता हूँ, ऑनलाइन भी चेक करता हूँ और फिजिकली लाहौर में भी इवेल्यूएशंस करता हूँ वीकेंड्स पे। नहीं, कनेक्टिंग पैराग्राफ्स तो छोटे होंगे, ट्रांजिशनल वो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो छोटे होंगे, 2-3 लाइन के होंगे वो। वैसे हेडिंग कोई नहीं होती सलमान साहब ऐसे के अंदर, कंटिन्यूअस प्रोज। जी डॉन न्यूज को इसी काम के लिए यूज करें। What if we have strong point to make but don't have any authentic source? एक आध इस तरह का आर्गुमेंट आप दे सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होना चाहिए। रेफरेंस कोटेशन मार्क्स में देना चाहिए, ले लाजमी नहीं है, विदाउट दैट आप दे सकते हो। कोटेशंस थोड़ी लगानी है, समझ नहीं आई। जी बच्चे, थोड़ी यूज कीजिए, लिमिटेड इस्तेमाल कीजिए। व्हाट आर द पिलर्स? सेकेंड लेक्चर मेरा अटेंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा पिलर्स क्या होते हैं। हेडिंग्स बिल्कुल नहीं दे सकते। ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ ऐसे रीडिंग अब मुझे वो भी ढूंढने पड़ेंगे और आपको देने पड़ेंगे। आर्गुमेंट पे एक से ज्यादा पैराग्राफ हो सकते नहीं, एक आर्गुमेंट एक ही पैराग्राफ में होगा। आर्टिकल्स टाइप राइटिंग आपने सर, मुझे इस बात की समझ ही नहीं आई। कैन वी लीव स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स? नहीं, स्पेस नहीं छोड़ेंगे। एक पैराग्राफ और दूसरे जब नया पैराग्राफ शुरू होगा बीच में आप वो एक इतना सा वो 1 इंच की जगह छोड़ते हैं, वो आप छोड़ेंगे, जो कि पैराग्राफिंग का असूल है। नहीं, रेफरेंस के लिए कोई अलग ब्रैकेट्स नहीं होंगी, कंटिन्यूटी में आप लिखेंगे। एक पैराग्राफ में मैक्सिमम कितने सेंटेंस लिखें टॉपिक एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस के अलावा, वो आपके आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करता है, आपके पास कितने आर्गुमेंट्स हैं। कैन वी यूज कोटेशन एट द एंड ऑफ कंक्लूजन? बिल्कुल आप कर सकते हो, उसको रिलेट बस आपने करना होता है अपने आर्गुमेंट के साथ। मार्केट से दें कि बॉल पॉइंट से। हरार्डिंग क्या होता है भाई?
हेडिंग देनी नहीं है। कैन वी कोट रेफरेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, फिर वो रेफरेंस तो नहीं रहेगा, अगर वो कोटेशन है तो वो फिर रेफरेंस तो नहीं रहेगी, वो फिर जर्नल बात तस्वर की जाएगी। सिंगल फील्ड जैसे यूज टर्मिनोलॉजी फ्रॉम लॉ इट्स एटसेट्रा, मल्टीपल फील्ड से आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स का नहीं है तो फिर गुजारा चल जाता है। अपोनेंट्स व्यूज को निगेट कैसे करना है, अब ये तो आप लिख के मुझे दिखाएं तो फिर ही मैं बता सकता हूं, ऐसे तो नहीं बता सकता। ऐसे में आउटलाइन लगाई जा सकती है। आउटलाइन किसे कहते हैं आप? कोटेशन इंट्रो में यूज कर सकते हैं। इंट्रो वाला पिछला लेक्चर सुने मैंने, उसमें बताया हुआ है कि कोटेशन कर सकते हैं लेकिन विद कंडीशंस। रेफरेंस में ऑथर का नेम लिखें और आर्टिकल्स टाइप राइटिंग, ठीक है सर जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर 10 पैराग्राफ्स एंड आर्गुमेंट्स एनफ अदर देन इंट्रो एंड कंक्लूजन इन एन ऐसे, नहीं 10 आर्गुमेंट तो नहीं होते। आपने, मैंने कहा ना, लेंथ पूरी करनी होती है। एक पैराग्राफ आपका 100 वर्ड्स का तो नहीं हो सकता। मतलब मेरे ख्याल से 20 से 25 आर्गुमेंट्स होंगे आपके, तब लेंथ पूरी होगी। सेला बच्चे, मुझे, मैं आपके इसी कमेंट के रिस्पांस में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उस पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता देता हूं आपने कैसे सेंड करना है। अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैं बता चुका हूं ऊपर, शुरू में आपने देनी होती है। बुक कोई रेफर कर दें, आपको अपनी इंटरेस्ट की बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक ऑथर लाइक, बिल्कुल बुक्स के ऑथर आप कोई भी कोट कर सकते हैं। मटेरियल का अपना सोर्स बताइएगा। गूगल समथिंग, कुड यू प्लीज से इट अगेन? scholar.google.com। एग्जाम्पल्स ऐड हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन विद रेफरेंस। उमैर अहमद, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये रहा कि मैं यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखूं। वो मैं उस पे लेता था लेक्चर जूम पे, वहां पे पॉसिबल होता है, यहाँ पे नहीं। ऐसे कि गिवन एस्पेक्ट्स वेरिएबल्स की हो गया के अलावा अपनी तरफ से कोई एस्पेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास उन वेरिएबल्स के बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू योर ओन साइड। कैन वी इंक्लूड सजेशंस? अगर उसने पूछी है फिर तो लाजमी देनी है, अगर उसने नहीं पूछी तो 10-15% सजेशंस पे रखिए, बहुत ज़्यादा ना दीजिए। सिद्ध मआब मलिक, मैंने ऊपर भी नंबर दिया था, एक दफा फिर लिख देता हूं आपको भी, ये लें। अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अब अगली क्लास में। करंट अफेयर्स की क्लास होगी 7:30 बजे, उसमें मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।